बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, लेक्चर नंबर 19 तो पढ़ लिया होगा आपने। कहाँ जी, कैलकुलेशंस मुश्किल लगी आसान? यकीनन मुश्किल नहीं है। तो कितने बच्चों ने जाके इस लेक्चर को पढ़ा है और क्वेश्चंस किए हैं? सब ने तो नहीं किए ना? हाँ जी, बच्चों सब नहीं करे वो तो मुश्किल पेश आएगी। फिर आज का लेक्चर भी हम उसी की कंटिन्यूटी कह लें, उसी को कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाएंगे। हम पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने डेफिनेशन ऑफ एरिया एज ए लिमिट कि हमने फंक्शन, एक जो फंक्शन डिफाइन था, फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन और ग्रेटर इक्वल टू 0 था किसी इंटरवल ए बी के ऊपर। हमने इंटरवल को पार्टीशनिंग की, इंटरवल की इंटू n सब इंटरवल्स, और फिर रेक्टेंगल जो बनी उनका एरिया फाइंड किया, उनको सम करके एरिया ऑफ द कर्व, गिवन कर्व अंडर द गिवन इंटरवल फाइंड किया। तो उसी को कंसेप्ट, अब उसमें हमने क्या किया था, हमने जो लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स थी वो इक्वल थी। हमने, अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करके लिखते हैं कैसे हमने जो किया था, तो उसको देखें आप, फिर हम उसको मैं बताता हूँ आगे हम क्या करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है रीमान सम्स एंड द डेफिनेट इंटीग्रल। रीमान सम्स एंड द डेफिनेट इंटीग्रल। Suppose y is equal to f of x is continuous on the closed interval a b। हमने फंक्शन को सपोज किया कि f(x) continuous है ओपन इंटरवल। Now partition the sub interval partition the interval AB, partition the interval AB, partition the interval AB such that A is equal to x naught less than x1 less than x2 less than so on less than xn minus 1 less than xn is equal to b। अब डेल्टा एक्स आर इंटरवल की जो विड्थ है वो क्या होगी, डेल्टा x1 पहले इंटरवल की जो विड्थ है, डेल्टा x1 माइनस एक्स नॉट, डेल्टा x2 माइनस x1 और सो ऑन डेल्टा xn xn माइनस xn माइनस 1। ये होगी विड्थ ऑफ ईच सब इंटरवल। अगर ये जो विड्थ है सब इंटरवल की सेम हो तो हम कहते हैं रेगुलर पार्टीशन। सो इफ डेल्टा एक्स के इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन, then the partition is called regular। is called regular partition है। ओके, अगर सब अनइक्वल सब इंटरवल्स होंगे, यहाँ पे देखें सब इंटरवल्स इक्वल है, ठीक है। फॉर अनइक्वल सब इंटरवल्स अनइक्वल सब इंटरवल मीन उनकी जो सब इंटरवल की विड्थ है दैट इज अनइक्वल। ठीक है, इफ सब इंटरवल्स ऑफ अनइक्वल
विड्थ भी कह सकते हैं। इफ फॉर द सब इंटरवल्स ऑफ अनइक्वल विड्थ we replace delta x by delta xk in summation k varies from 1 to n f of x k steric delta x। ये जो फार्मूला था ये डेफिनेशन ऑफ एरिया से हमने लिया हुआ था वहाँ से, तो इसमें हमने रिप्लेस कर देना है डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स के से, अगर ये जो सब इंटरवल्स हैं इफ़ देयर विड्थ इज अनइक्वल। सो वी हैव, तो ये देखिए हमारे पास क्या बनेगा, इसकी फॉर्म समेशन केस को 1 to n f of x के स्टेरिक डेल्टा एक्स के। हमने इसको रिप्लेस किया और हमारे पास ये फॉर्म बन गई समेशन के अंदर जो है डेल्टा एक्स को रिप्लेस किया डेल्टा एक्स के से। अब डेल्टा एक्स के जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, इक्वल नहीं है, हर इंटरवल की, हर सब इंटरवल की जो विड्थ है दैट इज़ डिफरेंट, अनइक्वल। अब देखिए कुछ इंटरवल की ज़्यादा होगी, कुछ की कम होगी। अब एरिया कैसे करेंगे, ठीक है, तो हम एरिया को इसमें देखेंगे जो मैक्सिमम जो लेंथ होगी, विड्थ होगी इंटरवल की, वी टेक एज लिमिट x गोज टू 0, ठीक है। वो जब 0 होगी तो अल्टीमेट हमारे पास एरिया ऑफ द कर्व बन जाएगा। तो हम इसमें देन वी हैव एरिया इज इक्वल टू लिमिट maximum delta x k goes to 0 summation k varies from 1 to n f of x k star delta x k। हम देखें हमने लिमिट ले ली मैक्सिमम डेल्टा एक्स के गोज टू 0, ठीक है। जब n वेरी लार्ज होगा, जब n लार्ज होगा तो विड्थ जो होगी वो स्मॉल से स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। देखिए हमने जो पहली डेफिनेशन थी हमने कहा n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी, जब प्लस इन्फिनिटी होता है डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। तो हम लेते हैं कि जो मैक्सिमम डेल्टा एक्स के है फॉर ए वेरी लार्ज n, द मैक्सिमम डेल्टा एक्स के अप्रोचेज टू 0। जो मैक्सिमम होगा तो छोटे वाले ऑटोमेटिकली पहले ही 0 हम हुए, ठीक है। तो हम इसके बाद अप्लाई करेंगे और ये जो है लिमिट होगी दैट विल गिव अस the area under the curve and this is called the Riemann sum and this is called the Riemann sum। ये जो फार्मूला आपको नजर है दैट इज ए Riemann sum। अब हम इसको डिफाइन करते हैं, हमने जो डिस्कशन की है इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, और यही हमारा जो था टारगेट था। अब देखें यहीं से इस डेफिनेशन से हम आगे डेफिनेट इंटीग्रल को डिफाइन कर देंगे। डेफिनेट इंटीग्रल बता देंगे ये असल में डेफिनेट इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो ए फंक्शन f is said to be integrable on a finite closed interval AB if the limit finite. Look at again, a function f is said to be integrable on a finite closed interval AB if the limit maximum of delta x k goes to 0 summation k varies from 1 to n f of x k steric delta x k exists।
अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड does not depend on the choice of partitions or on the choice of points xk star in the subintervals. दो बातें, ठीक है। आप देखें ये लिमिट एग्जिस्ट करती हो और ये डिपेंड ना करती हो पार्टीशनिंग पे कि पार्टीशनिंग किस तरह की है, इक्वल अनइक्वल, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली अनइक्वल है कि कोई छोटा हो गया इंटरवल, सब इंटरवल को बड़ा हो गया, उस पर डिपेंड ना करे। तो और चॉइस ऑन द एंड ऑब्वियसली आर ऑन द चॉइस ऑफ द पॉइंट्स एक्स के स्टार। जो एक्स के स्टार है वो भी पॉइंट्स कहीं भी लिए जा सकते हैं उस सब इंटरवल्स में। तो फिर हम कहते हैं ये दिस इज़ ए Riemann sum and this is called the definite integral. Then we write when this is the case we denote the limit by the symbol integral a to b f of x dx is equal to limit maximum of delta x k goes to 0 summation k varies from 1 to n f of x k steric delta x k। सो हम इस जो समेशन जो लिमिट है, इफ लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं इसको लिखते हैं सिंबल में इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये जो है दैट इज़ ए डेफिनेट इंटीग्रल, ये जो है डेफिनेट इंटीग्रल की बात का रिप्रेजेंटेशन है। तो असल में होता है क्या कि ये जो समेशन है ये आप इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाती है विद द सिंबल ओके विद द लोअर लिमिट्स ए एंड अपर लिमिट्स बी, ठीक है। ये इंटरवल है जो, और एफ ऑफ एक्स के स्टारिक जो बने एफ ऑफ एक्स हो गया और डेल्टा एक्स के होगा वो डी एक्स आप समझ ली कर गया। इस तरह आप कंपेयर कर सकते हैं। हमने इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर जो फंक्शन इंटीग्रेट करेंगे वैल्यू बनेगी दैट विल गिव अस अ डेफिनेट वैल्यू। तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड अ डेफिनेट इंटीग्रल। सो चलते हैं कुछ एग्जांपल इसकी। examples, so look at this one, a part integral 0 to 2 x minus 1 dx। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करें इसको, तो हम इसको क्या करें, इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर देंगे। ये जो नीचे वाली कहलाती है लोअर लिमिट कहलाती है और ऊपर ये अपर लिमिट कहलाती है, ठीक है। तो लिमिट जब पुट करते हैं हम, अच्छा पहले इंटीग्रेट करते हैं। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 की इंटीग्रेशन x। आप इस तरह ब्रैकेट डालेंगे और नीचे 0 लिखेंगे, ऊपर 2, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है अपर लिमिट 2 है। अब आप इसको एवेल्यूएट करेंगे, पहले x की जगह 2 पुट करेंगे अपर लिमिट, ठीक है। x की जगह जहाँ आते हैं 2 मीन जो अपर लिमिट है पहले पुट करनी है। तो 2 का स्क्वायर ओवर 2 माइनस 2, आपने ये अपर लिमिट पुट कर दी, फिर माइनस लिखेंगे
और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। माइनस के बाद मैंने ब्रैकेट लगा दी ताकि ये अंदर के जो माइनस हैं उनसे कन्फ्यूजन ना हो। तो जब इस एक्स की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 माइनस इस एक्स की जगह 0 रखा तो 0, ये मैं अब इसको रख दीजिए 4/2 माइनस 2, 2 2 0 4 और ये क्या आ जाएगा 0, ये 0 हो गया। अब एरिया इस सूरत में देखें डेफिनेट इंटीग्रल हो गया 0, मतलब एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व 0 बन गया। ये कहलाता है एक्चुअली नेट साइंड एरिया, दिस कॉल्ड नेट साइंड एरिया, यानी हमने एरिया का साइन लेना। अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो आपको पता चलेगा कि ये 0 किस तरह आ रहा है, ठीक है, क्यों आ रहा है 0। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें, जो हमें गिवन कर्व है, गिवन कर्व क्या है x-1 और इंटरवल है 0 से 2। x-1 को जो फंक्शन, अब इसको ग्राफिकली देखते हैं कि हमें नेट साइंड एरिया 0 कैसे बन रहा है। अब एक्स एक्सिस ड्रॉ करें और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस ड्रॉ किया, इधर मैं x ले लेता हूँ, इधर y। अब आप जो x-1 क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन देखो 1 के ऊपर 0 है, तो ये स्ट्रेट लाइन जो इसका ग्राफ बनेगा ये इस तरह का बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से ऐसे पास कहीं से करेगी, ठीक है। अब ये जो ये पॉइंट है हम कहते हैं इसको 1, अब ये 2 ले लेते हैं यहाँ पे 2, इस 2 को देखते हैं हम इसको ऊपर ले जाएं, ये अब जो एरिया में है हमारे पास ये एरिया फाइंड करना है, ये वाला, ये एरिया अंडर द कर्व ये बनता है, और ये एरिया जो बनेगा इसको फाइंड करना है। ये एरिया क्या बनेगा, ये तो पॉजिटिव बनेगा, ये जो बनेगा ये नेगेटिव बनेगा, ये वाला। तो चूंकि ये 0 है, जहाँ पे 0 से 1 तक जो एरिया है ये नेगेटिव है और 1 से 2 तक ये पॉजिटिव है, तो नेट एरिया जो बनेगा वो 0 बनेगा, इसलिए ये कहते हैं नेट साइंड एरिया, इसको लिखा है, ठीक है, नेट साइंड एरिया 0। तो ये इसकी वजह ये थी, ये y = x-1 का ग्राफ है। So B part of this, okay, the same question but the limit of integration is different, 0 to 1, this is 0, 0 to 1, x-1 dx। आप देखिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 होगी, तो आप देखेंगे मैंने कहा था कि 0 से 1 तक एरिया जो क्या है नेगेटिव है ना, वो नीचे की तरफ था एक्स एक्सिस से, तो बता रहा था कि वो नेगेटिव है, तो हम देखेंगे यहाँ से हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, पहले भी इंटीग्रेट किया वही लिख देंगे, x² माइनस x, और ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगी 0 से 1। अब आप इसको पुट करेंगे, पहले कौन सी पुट करनी है, अपर लिमिट, और अपर लिमिट कौन सी है 1, तो 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा, तो ये 1/2 माइनस 1, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट, माइनस लगाने के बाद लोअर लिमिट क्या है 0, इसमें भी 0 पुट किया, पहली टर्म 0 दूसरी टर्म भी 0, तो 1/2 माइनस 1 क्या होता है -1/2। तो आपके पास जो एरिया आ गया 0 से 1 के लिए -1/2। और इस तरह अगर आप इसकी लिमिट 1 से 2 करेंगे तो वो +1/2 आएगा एरिया, दोनों को सम करेंगे तो 0 आ जाएगा आंसर। अब जी कुछ इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनेट इंटीग्रल की वो करते हैं जो हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चंस आर नॉट डिफ़िकल्ट, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे यूज़ करेंगे, क्वेश्चन आप आंसर लेते जाएंगे। सो इट्स वेरी इजी, दिस वन टॉपिक इज़ सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। Properties of definite integral. Properties of definite integral. So number one if a is in the domain of f
we define integral a to a f of x dx इक्वल टू 0। अगर a f की डोमेन में आता है और अपर और लोअर लिमिट दोनों सेम हो कर दें a कर देंगे तो ये इंटीग्रल जो होगा वो 0 होगा। अगर आपको इस तरह का इंटीग्रल आ जाए तो आप डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी का रेफरेंस देके आप 0 लिख सकते हैं, इसको एवेल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो नंबर 2, if f is integrable on AB, then we define integral b to a f of x dx is equal to minus a to b f of x dx। ये f of x है। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे यहाँ से लोअर लिमिट क्या थी, b है, यहाँ पे अपर लिमिट a कर दी। अगर आप लिमिट चेंज कर देंगे, अपर और लोअर लिमिट्स को चेंज करेंगे तो आप इंटीग्रल से बाहर एक माइनस लगाएंगे, ठीक है। अगर आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर दें और अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर दें तो इंटीग्रल जो होगा दैट विल बिकम इस नेगेटिव। नेगेटिव मतलब आप साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर उसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम एक नेगेटिव बार लगा देंगे इंटीग्रल के, फिर इसको एवेल्यूएट करेंगे तो देखेंगे नेट आंसर क्या बनता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखना हमने ये है कि जब हम लिमिट चेंज करेंगे तो इंटीग्रल से बाहर एक साइन लगा देंगे, एक नेगेटिव लगा देंगे, बस इतना काम करना है। बाकी काम इंटीग्रेशन वही है जो पहले करते आए हैं। इसकी देखें जी एग्जांपल देख लेते हैं इस प्रॉपर्टीज़ की रेफरेंस से। एग्जांपल्स, सो ये पार्ट इंटीग्रल 1 to 1 x की dx। आप देखें अपर लिमिट भी वही है, लोअर लिमिट भी वही है, हम इसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कह देंगे इस इक्वल टू 0। इधर भी लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 1, सो इंटीग्रल इज 0। सो बी पार्ट आप देखें, अगर हमारे पास ये 1 to 0 x माइनस 1 dx, आप इसको लिख सकते हैं माइनस, अभी ये यूज़ करके हम देखें 1 to इसकी चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 to 1, 0 to 1 x माइनस 1 dx। लिमिट्स चेंज कर दी, 1 से 0 थी तो 0 लोअर लिमिट कर दी और जो 1 नीचे थी ऊपर लेके अपर लिमिट कर दी। अब इसका जो तो ये आप देखेंगे इसमें तो आपको पता है अभी हमने एवेल्यूएट भी किया था कि 0 से 1 जो इंटीग्रल ये वाला हमने भी फाइंड किया था, इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास -1/2, तो आंसर हमारे पास 1/2 आ गया। देखिए 0 से 1/2 थी जब लिमिट्स अपर और लोअर लिमिट्स, तो हमारे पास इसकी वैल्यू -1/2 आई। जब हमने 1 से 0 कर दी तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी 1/2, ठीक है, तो साइन चेंज हो गया। तो ये हमारा एक वेरिफिकेशन भी है, साइन चेंज हो रहा। इसमें देखिए ना, हमें इसका तो पता था ना 0 से 1 ऑफ x माइनस 1 dx, इसकी जो इंटीग्रेशन -1/2 थी जो मैंने यहाँ लिखी है, और चूँकि ये माइनस पहले था बाहर तो ये माइनस को प्लस कर देगा। तो इसका जो आंसर है जब 1 to 0 लिमिट्स होगी, लोअर लिमिट 1 होगी, अपर लिमिट 0 होगी, तो ये आंसर 1/2 हो गया। सो सिंपल। Now the property number 3, if f and g are integrable
AB and if C is a constant, then C into F, F plus G and F minus G are integrable. यानी अगर कांस्टेंट C है, C को F से मल्टीप्लाई कर दें, F इंटीग्रेबल है तो सी एफ भी इंटीग्रेबल होगा, और अगर एफ और जी इंटीग्रेबल है तो इनका सम और इनका डिफरेंस भी इंटीग्रेबल होगा। तो मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ए टू बी सी एफ 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 एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से और अंदर आ जाएगा एफ एफ एक्स डी एक्स बी ए इंटीग्रल ए टू बी एफ एफ एक्स प्लस जी एफ एक्स, दोनों का सम, तो दोनों की अलग अलग इंटीग्रल आ जाएंगे, एफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ए टू बी जी एफ एक्स डी एक्स एंड सी पार्ट इंटीग्रल ए टू बी एफ एफ एक्स माइनस जी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ए टू बी जी एफ एक्स डी एक्स, यानी वो प्रॉपर्टी दोनों को हमने इंटीग्रल सेपरेट कर दिए, प्लस माइनस जो भी आ जाएगा, दोनों का एफ का इंटीग्रल अलग हो गया, जी का इंटीग्रल अलग हो गया। सो नंबर 4 प्रॉपर्टी, इफ एफ इज फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल on a closed interval containing the 3 points A, B and C, then आप देखें जो क्लोज इंटरवल का इंटीग्रेबल है और उस इंटरवल में 3 पॉइंट्स ए बी सी कहीं भी हो सकते हैं पॉइंट्स, आर्डर डजेंट मैटर, ठीक है, ए सी इनके दरमियान में भी हो सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकते हैं, सो कोई भी आर्डर हो सकता है इसमें। सो इंटीग्रल वी राइट इंटीग्रल ए टू बी एफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू सी एफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू बी। यानी हम देखिए हमने यहाँ पे इंटरवल को ब्रेक कर दिया, सी पॉइंट ए टू सी एक अलग इंटीग्रल बन गया, सी टू बी, ओवरऑल इफेक्ट क्या बनेगा, टोटल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल ए टू बी एफ एफ एक्स डी एक्स इसके इक्वल होगा टोटली। सी कहीं भी पॉइंट हो सकता है, ए भी कहीं भी हो सकता है, हमने ये नहीं कहा कि ए और बी के, सी जो है ए और बी के दरमियान में है, ठीक है, बी भी हो सकता है ए सी के दरमियान में हो, ए भी हो सकता है कहीं दरमियान में आ जाए, आखिर में आ जाए। तो ये आप इनकी आर्डर की बात नहीं करेंगे, आप इससे ये नतीजा नहीं निकालेंगे कि सी जो है ए और बी के दरमियान में है, ठीक है जी। आगे देखिए एग्जांपल हम आगे करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सी जो है कहीं भी हो सकता है। सो गो टू द नेक्स्ट, ओके, नो मैटर, सो आई राइट हियर नो मैटर all the points are order,
order. So next property number 5. If f and g are integrable, on closed interval a b and f of x greater or equal to g of x for all x in the closed interval a b, then integral a to b f of x dx will be greater or equal to integral a to b g of x dfx. अगर एफ एक्स ग्रेटर है जी एक्स से ग्रेटर इक्वल टू, तो जो इंटीग्रेशन होगी ओवर द इंटरवल ए बी वो भी एफ एफ एक्स की ग्रेटर होगी ओवर द जी एक्स, ठीक है, जी एक्स से। तो ये नंबर 5 प्रॉपर्टी थी। अच्छा, अब जो है, अब देखिए इसमें हम प्रॉपर्टी को भी यूज़ करेंगे। तो उससे पहले हमने जो रीमान साम लिखा था, डेफिनेशन लिखी थी, उसको यूज़ करते हैं। उस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम एरिया कंप्यूट करें या वो जो समेशन थी उसको कंप्यूट करते हैं। तो हम एग्जांपल एक लेते हैं उस तरह की, फिर हम आते हैं इस जहाँ पे प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज़ हो रही है वो यूज़ करेंगे। एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू of summation k varies from 1 to n f of x k steric delta x k, where f of x is equal to x plus 1, a is equal to 0, b is equal to 4, and is equal to 3। देखिए हमें फंक्शन गिवन है, लोअर लिमिट a 0 है, अपर लिमिट b इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू 3 है। उसके बाद हमें लेंथ ऑफ इंटरवल भी दे दी गई है, ठीक है। लेंथ ऑफ इंटरवल इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो इसलिए डेल्टा एक्स के है। तो हमने इसको समेशन को कंप्यूट करना है। अब डेल्टा एक्स के हैं और x1 स्टैरिक भी दे दिए हैं इसलिए ना। तो ये सारे अभी तक क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन में गिवन। सो डेल्टा x1 इज 1, डेल्टा x2 1, डेल्टा x3 इज इक्वल टू 2। देखिए डेल्टा x1 डेल्टा x2 तो इक्वल हो गया, लेकिन डेल्टा x3 2 हो गया। तो ओवरऑल हम कहते हैं सब इंटरवल जो है वो अनइक्वल है, इक्वल सब इंटरवल्स नहीं है। और हमें डेल्टा x1, अब x1 स्टैरिक भी ये भी गिवन है, x1 स्टैरिक 1/3 लेना है, x2 स्टैरिक 3/2 और x3 स्टैरिक लेना है 3। यहाँ तक हमें गिवन है एवरीथिंग, ठीक है। हमने जो कंप्यूट करना है, आप सोल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं जी, हमें जो समेशन गिवन है उस वहाँ से उसको ओपन करते हैं। समेशन के वैरी फ्रॉम 1 to n था, n कितना है हमें 3 गिवन है, या n के बजाय 3 लिख देंगे। f of x के स्टैरिक डेल्टा x के, इसको ओपन कर दें जी। जब k 1 होगा तो फिर हमारे पास f of x1 स्टैरिक डेल्टा x1 प्लस f of x2 स्टैरिक डेल्टा x2 प्लस f of x3 स्टैरिक डेल्टा x3, ये आपका। अब f of x1 स्टार क्या है 1/3 और f of x क्या है x plus 1, ठीक है। f of x हमें x plus 1 है
और x1 स्टार जो है 1/3, x1 स्टार चले हम 1/3 लिखते हैं जी, f की जगह 1/3 इंटू डेल्टा x1 की वैल्यू क्या है इंटू 1 प्लस f ऑफ x2 स्टार क्या है 3/2 इंटू 1 प्लस f ऑफ x3 स्टारिक जो है वो है f ऑफ 3 इंटू डेल्टा x3 2। अब आप वैल्यू फाइंड करें जी, f ऑफ x ये 1/3, जो कि f ऑफ x आपको पता है ना क्या है, f ऑफ x क्या है x प्लस 1 है। मैं इधर लिख दूँ अगर आपको समझ आसानी के लिए कि मैं आपको याद आ जाए कि क्या f ऑफ x क्या था, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। x की जगह 1/3 पुट कर दें तो f ऑफ 1/3 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/3 प्लस 1 इंटू 1 ही रहेगा प्लस f ऑफ 3/2, इसकी जगह 3/2 तो 3/2 प्लस 1, चलिए मैं इसको ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी से समझने, प्लस f ऑफ 3 के आ जी 3 x जगह 3 रखेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 1 और इंटू 2। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर दें, 1/3 प्लस 1 प्लस 3/2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया 3 प्लस 1 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8। अब इनको सबको सम करेंगे आप, तो आप एलसीएम लेके सम करेंगे तो आपके पास बनेगा 71/6। हाँ जी, कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे ना, सिंपल एलसीएम लेना है और इनको ऐड करना है, तो ये बनेगा 71/6 बनेगा जी, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा। आप चेक कर लीजिए, वेरीफाई कीजिएगा सारे। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल लिखते हैं क्वेश्चन हम, जहाँ पे कोई प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं इसकी। ओके, हम कहते हैं जी एवेल्यूएट 0 to 5 f of x dx where ओके जिस एवेल्यूएट करना है, और हमें गिवन है कि इफ इंटीग्रल 0 to 1 f of x dx is equal to 3 and integral 1 to 5 f of x dx is equal to -1। तो आप देखें 0 और टू 5 जो है वो इसको ब्रेक कर लेंगे, हम इसको ऐसे कर लेंगे, लिखेंगे सोल्यूशन 0 to 5 f of x dx, प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इंटीग्रल्स की, ये कोई पॉइंट 0 और 5 के दरमियान कोई पॉइंट, अब यहाँ पे दरमियान में पॉइंट आ गया 0 to 1 f of x dx प्लस 1 to 5 f of x dx। तो आपने 0 to 1 की क्या वैल्यू है 3 और 1 to 5 f of x dx की वैल्यू -1, तो आपका आंसर आ गया 2। तो आपने प्रॉपर्टी यूज़ कर दी। ये पॉइंट आप कहीं भी हो सकता है ना 1, अभी इस सूरत में तो हमारा दरमियान में बन रहा था, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे, आपने खुद से देखना होगा किस तरह का पॉइंट लेना है, तो इस तरह की आप बात तो मुश्किल नहीं है, आई थिंक यू कैन डू जी। डेफिनेट इंटीग्रल के बाद ये बात करते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की। द फंडामेंटल थ्योरम of calculus part 1। ओके, इसकी डेफिनेशन डायरेक्ट लिखते हैं आप, ये डेफिनेट इंटीग्रल ही है एक्चुअली, जो हमने डेफिनेट इंटीग्रल में पुट की है वैल्यू उसी से रिलेटेड है। आप देखें कि आपको लगेगा आपने जैसे पढ़ा हुआ है पहली बात से, ठीक है। इफ f is continuous
on AB, and capital F is any antiderivative of f on the closed interval AB, then integral a to b f of x dx is equal to f of b minus f of a, because f is the antiderivative of small f, जो कैपिटल f है वो antiderivative of small f का, तो ये f of b माइनस f of a, b कौन सी है अपर लिमिट, a कौन सी है लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट द वैल्यू ऑफ कैपिटल f एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू ऑफ कैपिटल f एट लोअर लिमिट। तो ये थ्योरम था। एग्जांपल से देखते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम एग्जांपल। एग्जांपल 1 इंटीग्रल 1 to 2 x dx। अब x जो है, ये जो x है इसका एंड किसका ये डेरिवेटिव है, ठीक है, यानी x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, यानी x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी x स्क्वायर ओवर 2 और लिमिट्स ये ऐसे लिखेंगे और अपर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट क्या होगी 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 बाई 2 होगी, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई 2 माइनस 1 बाई 2। एंड इसको सिंप्लीफाई करें 4 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, तो आप 2 एलसीएम ले लें, इधर से 4 माइनस 1 और आंसर आ गया 3/2। सो वन मोर एग्जांपल नंबर 2, हमने इसको पहले भी किया क्वेश्चन 0 to 3 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। हमने इसको जो है बाय डेफिनेशन ऑफ एरिया उससे इंटीग्रेट किया हुआ है। एरिया अंडर द कर्व बिल्कुल एग्जैक्ट वही इंटरवल था, 0 से 3 था, फंक्शन था 9 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर अब याद हो कि पिछले लेक्चर में हमने किया था, लेक्चर नंबर 19 में, कि हमने इसका जो आंसर आया था एरिया अंडर कर्व वो 18 आया था, अगर याद हो आपको। तो हम इसका देखिए आप डेफिनेट इंटीग्रल से इसको इंटीग्रल फाइंड करके और हम देखेंगे हमारा आंसर वही आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है। तो आप इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी 9x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3, ये आ जाएगा 0 to 3 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब आप 9 अब x की जगह पहले 3 पुट करेंगे, अपर लिमिट इंटू 3, मैं इधर ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि माइनस की कन्फ्यूजन ना रहे। ये माइनस x की जगह 3 पुट करेंगे, 3 क्यूब ओवर 3, फिर माइनस ये अपर लिमिट होगी, यहाँ पे अपर लिमिट पर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। लेकिन लोअर लिमिट में चूँकि 0 है तो जहाँ 9 इंटू 0 करेंगे तो ये 0 माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 ये भी 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 27 और ये भी 27/3 बनेगा। तो दिस इज इक्वल टू 27 माइनस 27 ओवर 3, 3 3 9 3 9 27, तो 27 माइनस 9 आंसर आ गया 18। एग्जैक्टली जी वही हमने जब इसको बाय डेफिनेशन किया था आंसर हमारा 18 ही आया था, और हमने अब इंटीग्रेशन से किया है बाय यूजिंग द डेफिनेट इंटीग्रल, तभी हमारा आंसर 18 है। दोनों रिजल्ट मैच करते हैं, सो इट्स गुड। एवेल्यूएट 0 to 6 f of x dx if f of x is equal to x square for x less than 2 and 3x minus 2 for x greater or equal to 2। तो ये फंक्शन हो गया पीस वाइज डिफाइंड। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, आप देखें यहाँ पे इंटरवल को हम ब्रेक करेंगे ना, तो अब हमने एवेल्यूएट करना है 0 to 6 f of x dx।
इसको हम ब्रेक करेंगे, देखिए 2 के ऊपर, अगर एफ ये फंक्शन देखें यहाँ पे, तो ब्रेक कहाँ पर आ रही है, 2 के ऊपर आ रही है, ठीक है। x लेस दैन 2, लेस से जितने भी x लेस दैन 2 जो होंगे वो सारे उसके फंक्शन कौन सा यूज़ होगा, x स्क्वायर। तो हम इसको ब्रेक करेंगे 0 to 2, ठीक है, और x स्क्वायर dx प्लस 2 to ग्रेटर दैन 2, लेकिन चूँकि हमें 6 तक चाहिए ना हमें, तो हमें अपर लिमिट 6 कर देंगे, और 3x माइनस 2 dx ये बन गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें, दोनों को सेपरेट इंटीग्रेट करें, और आप जो है अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे और इसका आंसर ले लेंगे आप। सो दिस इज इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर की जो है इंटीग्रेशन क्या होगी, सो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर 3 लिमिट है 0 से 2 प्लस दूसरा फंक्शन था 3x माइनस 2, तो 3x क्या आ गया, 3x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 2x, और इसके लिए लिमिट क्या थी 2 से 6। अब लिमिट पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है जी। यहाँ 2 आ जाएगा क्यूब ओवर 3 माइनस 0 प्लस, अब अपर लिमिट में इसके लिए ब्रैकेट लगा देता हूँ। अपर लिमिट क्या 6, 3 इंटू 6 का स्क्वायर ओवर 2 माइनस 2 इंटू 6, माइनस के बाद लोअर लिमिट क्या है 2 है, सो 3 इंटू 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब क्या होता है 8 बाई 3 प्लस, इस पहली ब्रैकेट को देखें 6 का स्क्वायर होगा 36, तो ये 2 से कैंसिल भी हो जाएगा। मैं इधर लिखता हूँ 36 ओवर 2 माइनस 12, और माइनस इसको 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 बाई 2 माइनस 4, ये 2 टू 4 हो गए, इक्वल टू 8 बाई 3 को ऐसे लिख दें प्लस, आप देखें ये 36 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, 18 आ गया, 18 3 जार कितने होते हैं 54 माइनस 12, ये माइनस है तो ये देखिए, अच्छा पहले इसको कैंसिल कर दें, 2 टू 4 और 3 टू 6 माइनस 6, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4, तो इसको ऐड कर लें और सब्ट्रैक्ट करें तो यू विल गेट द आंसर आपके पास बनेगा 8 बाई 3 प्लस, इन सब को ऐड करें आ जाएगा 40, तो ये टोटल बन जाएगा 128 ओवर 3 आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ये आंसर आ गया। ओके, अब हम आते हैं जी मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल्स। हमने मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा था डेरिवेटिव्स के लिए, आप इंटीग्रल्स के लिए द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल्स। ओके, डेफिनेशन इसको डिफाइन करते हैं, इफ f is continuous on a closed interval AB, closed interval AB, closed interval AB, then there is at least one point x star in the closed interval AB such that integral a to b f of x dx is equal to f of
एक्स स्टार इंटू बी माइनस ए। देखिए अब सिंपल सी डेफिनेशन है कि एफ कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल के ऊपर, तो देन देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स स्टार इन दिस क्लोज इंटरवल, so that the value of the function at x star into b minus a, the width of the interval is equal to the integral, ये इस इंटीग्रल के इक्वल होगी जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी। तो इसको एग्जांपल से देखते हैं। ओके, एग्जांपल, we consider a function, okay, we suppose that a function, or consider f of x is equal to x square on the interval 1 to 4। ओके, f is continuous, ओके, x square है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर continuous है, और f is continuous on 1 to 4। कॉन्टिन्यूस पैस कैसे पता चला? देखो पॉलिनॉमियल है भाई, ये अगर पॉलिनॉमियल होगी तो वो कॉन्टिन्यूस होती है एवरीवेयर, ठीक है। तो ये पॉलिनॉमियल है, सो वी नो दैट द पॉलिनॉमियल्स आर कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। सो दिस इज कॉन्टिन्यूस, अगर कॉन्टिन्यूस देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम, theorem for integrals there is a point x star in 1 to 4 such that integral 1 to 4 f of x dx equal to f of x star into b माइनस a। अच्छा, इधर मैंने लेफ्ट के ऊपर हमने b और a पुट कर दी है, तो इधर तो अभी हम एफ एक्स की वैल्यू भी रख देते हैं और b की वैल्यू भी सब में रख देते हैं। तो f of x किसके इक्वल है? x स्क्वायर है, तो ये साइड बन जाएगी 1 to 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एफ ऑफ एक्स स्टार क्या बन जाएगा? ये एक्स स्टैरिक का स्क्वायर बन जाएगा, और b माइनस बी क्या है? 4 है, और a क्या है? 1, 4 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना है और एक्स स्टैरिक वैल्यू एक्स स्टैरिक फाइंड करनी है। तो हमारे पास इंटीग्रल जो बना है 1 to 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्टैरिक का स्क्वायर इंटू 3। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? इसकी एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर 3 लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 1 to 4 इज इक्वल टू एक्स स्टैरिक का स्क्वायर इंटू 3। अब ये 4 लिमिट, अपर लिमिट 4 है और लोअर लिमिट 1 है, तो 1/3 तो आप बाहर ले लेंगे, 4 क्यूब माइनस 1 क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्टैरिक स्क्वायर। 4 क्यूब कितना होता है? 64 हो गया, 64 माइनस 1 कितना रह जाएगा? 63 रह जाएगा। तो 1/3 इंटू 63 इज इक्वल टू 3 टाइम एक्स स्टैरिक का स्क्वायर, और ये 3 इधर लेके आ जाएं तो ये आ जाएगा 3 इधर आके, अच्छा इसको पहले इसको कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा 21। सो 21 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्टैरिक का स्क्वायर, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ये फॉर्म। अब 3 इससे कैंसिल कर देंगे 7, तो एक्स स्टैरिक स्क्वायर हो गया एक्स स्टैरिक का स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो आप स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस
स्क्वायर रूट की वैल्यू प्लस माइनस में आती है तो दोनों लिखेंगे। लेकिन अब ये देखना है कि एक्स स्टार जो है वो किसके अंदर लाई करना चाहिए, 1 से लेके 4 तक। 1 और 4 में क्या नेगेटिव नंबर आते हैं? कोई नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये नेगेटिव वैल्यू ये नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। नेगलेक्टिंग x स्टार इज इक्वल टू -√7, बिकॉज ये जो वैल्यू है इंटरवल में लाई नहीं करती है। इंटरवल क्या था? 1 से 4। सो द रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा? thus the solution is okay, thus required solution is x star is equal to √7 plus √7, and this value lies in the interval. So this is the application of the mean value theorem for integrals. Now I want to give you the concept about the dummy variables. Dummy variable क्या होते हैं? Dummy variables अब देखिए हमारे पास, हम कंसिडर करें दो इंटीग्रल। फर्स्ट करें कि ये है एक x स्क्वायर dx, और इसको देखें, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी? x³/3 + c एंड इंटीग्रल ऑफ t² dt, यह जगह t³/3 + c। पहला इंटीग्रल x में आंसर दे रहा है, दूसरा इंटीग्रल t में आ रहा है, ठीक है। ये दोनों में एक वेरिएबल, जो वेरिएबल डिफरेंट है वो वेरिएबल इसमें आ रहा है दोनों में। लेकिन अगर हम इनकी लिमिट्स ले लें, ठीक है, अगर हम इसकी लिमिट ले लें जी, हम अगर इसको कह दें 0 to 1 x² dx, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? x³/3 0 to 1 क्या आ जाएगा? 1/3। एंड इफ वी टेक 0 to 1 ऑफ t² dt, इसका इंटीग्रेशन t³/3 और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1, इसका भी आंसर 1/3। जब आप देखें अब इनकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन सेम होती हैं, वी आर डिफरेंट, तो आप देखिए ये वेरिएबल है, वेरिएबल का कोई इफेक्ट नहीं होता, जो एंड रिजल्ट है दोनों का सेम है, ठीक है। एंड रिजल्ट इज द सेम, इट डज नॉट डिपेंड ऑन नाउ t। सो दैट्स वाई वी कॉल, जिस वजह से हम कहेंगे कि ये x और t हैं, ये डमी वेरिएबल हैं, ठीक है। तो x और t को कहेंगे डमी वेरिएबल बिकॉज द एंड रिजल्ट इज सेम इन द केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। सो तो ये जो वेरिएबल हैं असल में इंटीग्रेशन में इनका अपना कोई रोल प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि एंड रिजल्ट में कोई इनका नहीं आ रहा। तो अगर इनका देखें, पहले जो इंटीग्रेशन थी जब इसमें लिमिट नहीं थी तो इन दोनों का रोल था। अब क्या है, इनका रोल कोई नहीं आ रहा। इधर भी अगर वेरिएबल t है तो आंसर 1/3 है, अगर वेरिएबल x है तो आंसर 1/3 है। तो दोनों सूरतों में आंसर तो सेम है, तो फिर वेरिएबल क्या ये कहलाएंगे? डमी वेरिएबल्स कहलाएंगे। सो नो वी डिफाइन द this part 2 of the fundamental theorem of calculus. Fundamental theorem of calculus part 2. If f is continuous on an interval I, then f as an antiderivative
derivative on the interval I in particular if A is any point in I, then the function f, the function capital F defined by f of x equal to integral a to x f of t is an antiderivative of f on I. That is f prime x is equal to f of x for each x in I, or in an alternative form notation d by dx of integral a to x f of t dt is equal to f of x. So एग्जाम्पल लिखते हैं इसकी जी. So evaluate d by dx of 1 to x t क्यूब dt. हाँ जी, इसको आपने एवेल्यूट करना है. देखें डायरेक्ट आप यूज़ करेंगे दी पार्ट 2 ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस. तो उसमें क्या होता है कि ये जो t होता है ये जिसमें कन्वर्ट होता है, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं फॉर्म में कि एफ ऑफ टी था, इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, तो ये तो कांस्टेंट है ना, 0, एक्स वेरिएबल है, तो ये एफ ऑफ टी जो होगा वो एफ ऑफ एक्स में चला जाता है कन्वर्ट. ठीक है, तो अब आपने इसको लेंगे डायरेक्ट, जब तो डेरिवेटिव लेंगे तो ये टी क्यूब नहीं बजाय इसका आंसर हो जाएगा, इसका एक्स क्यूब हो जाएगा आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड. अब इसको ये तो बाय थ्योरम ऑफ पार्ट जो पार्ट 2 ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम कैलकुलस से डायरेक्ट लिखा है. आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. आप इस तरह करें, पहले इसको प्रूफ करने के लिए पहले इसकी इंटीग्रेशन लें, ठीक है, तो उसके बाद इसका डेरिवेटिव लें. तो हम उसको दूसरे तरीके से भी करते हैं अल्टरनेट फॉर्म में. एक तो ये हो गया, आप डायरेक्टली आता है जी थ्योरम यूज़ करते हुए, ठीक है. अल्टरनेटिवली पहले क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें 1 to x t क्यूब dt. क्या इंटीग्रेशन है जी की t4/4 और 1 to x. तो अब आप इसको लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, t की जगह x आ जाएगा, x 4/4 माइनस लोअर लिमिट क्या है, t की जगह 1/4 अभी आ गया. अब दोनों साइड्स का डेरिवेटिव ले लें, तो डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करना है. सो d बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल 1 to x t क्यूब dt इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x 4/4 माइनस 1/4. अब x4 इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4x क्यूब ओवर 4 माइनस 0, 4 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा x क्यूब. तो हमने अब एनालिटिकली भी हम बता दी, हमने दूसरी फॉर्म से इंटीग्रेट करके
उसका फिर डेरिवेटिव लेके बताया, ये भी वेरीफाई कर दिया कि थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम कैलकुलस पार्ट 2 यूज़ करके या आप अल्टरनेट फॉर्म से करें, दोनों से आपका आंसर सेम आ रहा है, वेरीफाई भी हो रहा है। तो आज का लेक्चर भी इख्तिताम हुआ जी। बच्चों काम ज़्यादा हो गया है, आज के लेक्चर में हमने कुछ ज़्यादा काम कर दिया है, लेकिन काम आसान है, ये मुश्किल नहीं है, सिंपल है। मुश्किल जो काम थे वो डेरिवेटिव्स का था, एप्लीकेशंस, और उसके बाद रीमान सम से पहले भी ये डेफिनेशन ऑफ एरिया, टीडीएस काम कैलकुलेशंस हैं, तो वो, लेकिन ये काम आज का काम मुश्किल नहीं है, आसान है। लेकिन आसान ये काम नहीं कि आप छोड़ के बैठ जाएं, आपने इस आसान काम वो नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो आई होप यू विल डू, एवरीबॉडी विल डू ऑल द एक्सरसाइजेज फ्रॉम द बुक, and okay, inshallah we will see in the next lecture with the new topic and with the new chapter. उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।